थेरेपी को लेकर जगाई उम्मीद। हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर 4 मरीजों पे ट्रायल करके देखा, उसके अभी तक के नतीजे उत्साहवर्धक हैं। भारत में कोरोना को रिस्ट बैंड से ट्रैक करने की हो रही है तैयारी। कोरोना से मरीज को दी गई वैक्सीन। I'm a scientist, so of course I want to try and support science, the scientific process whenever I can. बताएंगे कि क्या बीसीजी टीके से कोरोना नहीं होता, साथ ही सुनाएंगे दुनिया भर का हाल। भारत में शाम के 7:30 बज चुके हैं और आप बीबीसी हिंदी सेवा की हमारी विशेष प्रस्तुति कोरोना दिन भर सुनना शुरू कर चुके हैं। तो स्वागत, अभिनंदन फेसबुक और यूट्यूब पर हमें सुन रहे श्रोताओं का। आप हमें जैसा कि जानते हैं सोमवार से शुक्रवार तक यानी कि हफ्ते के 5 दिन 7:30 बजे से सुन सकते हैं। और हाँ, प्रोग्राम के दौरान हम आपके पूछे गए प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश भी करेंगे। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत दुनिया की बड़ी खबरों से। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की ओर से जारी नए आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में संक्रमण के मामले बढ़कर 27 लाख से ज्यादा हो गए हैं और मरने वालों की संख्या 1,90,000 से ज्यादा हो चुकी है। संक्रमण के सबसे अधिक मामले अमेरिका में हैं। अमेरिका में संक्रमित लोगों की तादाद 8.25 लाख हो चुकी है, जबकि इससे मरने वालों की संख्या लगभग 50,000 है। वहीं इटली दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश है, जहां मृतकों की संख्या 25,500 से ज्यादा है। स्पेन और फ्रांस में मृतकों की संख्या 22,000 के आसपास है। चीन में पिछले एक सप्ताह में कोरोना वायरस के कारण किसी की भी मौत नहीं हुई है। वहीं दक्षिण कोरिया में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से मौत का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। अप्रैल महीने में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोरोना के संक्रमण से 24 घंटे में किसी की मौत न हुई हो। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने व्यापक तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान की निंदा की है जिसमें उन्होंने कहा था कि वायरस से लड़ने के लिए रोगाणुनाशक और अल्ट्रावायलेट किरणों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रंप ने कोरोना वायरस पर अपनी डेली प्रेस ब्रीफिंग में ये बात कही थी। चेक रिपब्लिक सरकार ने वहां लोगों की आवाजाही पर लगी पाबंदी आज से हटा ली है। चेक के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 10 लोगों के समूह में लोग बाहर जा सकते हैं। चेक रिपब्लिक में 16 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ था। सोमवार से वहां देश से बाहर जाने की भी छूट होगी, मगर सख्त शर्तों के साथ। बाहर से आए यूरोपीय संघ के लोगों को सीमा पर एक टेस्ट करवाना होगा और ये सबूत देना होगा कि वो हाल के वक्त में कोरोना संक्रमित नहीं थे। इटली में लॉकडाउन खत्म करने के दूसरे चरण की तैयारी हो रही है। 14 अप्रैल से वहां बहुत सीमित मात्रा में ढील दी जाने लगी थी। खाने पीने के सामानों और दवा की दुकानों के अलावा कुछ छोटी दुकानों को खोलने दिया गया था। दूसरे चरण में कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग के अलावा सार्वजनिक यातायात के कुछ साधनों को भी खोलने की तैयारी की गई है। बेल्जियम में विशेषज्ञों का एक पैनल 4 मई से कुछ ढील देने के बारे में अपनी योजना सामने रखने वाला है। 18 मई से रियायत को और आगे बढ़ाया जाएगा। तब हेयर कटिंग सैलून और स्कूल भी खोले जा सकते हैं। दुनिया भर में आज से रमज़ान का महीना शुरू हो गया है। इस साल रमज़ान दुनिया भर के 2.25 अरब मुसलमानों के लिए बिल्कुल अलग है। कोरोना की महामारी के कारण हर देश में लगभग लॉकडाउन चल रहा है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और एक साथ जमा होने पर रोक लगाई गई है। दुनिया के ज़्यादातर इस्लामिक देशों में लॉकडाउन है, लेकिन जहां इस्लामिक समूहों का दबदबा है वहां रमज़ान के दौरान मस्जिदें खुली हैं और लोग साथ में नमाज भी अदा कर रहे हैं। कई देशों में रोज़ा खोलने के दौरान रात में कर्फ्यू लगा दिया गया है। रोज़ा खोलने के दौरान लोग समूह में खाते थे और इसी को रोकने के लिए ऐसा किया गया है ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सके। पाकिस्तान के अलावा इंडोनेशिया में भी मस्जिदें खुली रखने की खबर है। पाकिस्तान के डॉक्टरों ने मस्जिदें खुली रखने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा है कि इससे संक्रमण बढ़ने का खतरा है। इंडोनेशिया के अचे प्रांत में मुसलमान बड़ी संख्या में गुरुवार रात मस्जिद में सामूहिक नमाज में शामिल हुए। ये रमज़ान शुरू होने से पहले की नमाज थी। हालांकि ज़्यादातर लोगों ने फेस मास्क लगा रखे थे, लेकिन सब बहुत ही आसपास थे। इन लोगों ने इंडोनेशिया की सरकार की गाइडलाइन का भी उल्लंघन किया। तो ये थी कोरोना से जुड़ी दुनिया भर की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। रुख भारत का करते हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 23,500 से ज्यादा हो चुके हैं और 4,500 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि इस महामारी से भारत में अब तक 723 लोगों की मौत हो चुकी है।
आज के हमारे इस कार्यक्रम में फोकस होगा कि किस तरह से कोरोना वायरस का इलाज खोजा जा रहा है या फिर किन किन तरीके से कोरोना से पीड़ित लोगों का इलाज किया जा सकता है। दिल्ली के एक अस्पताल में कोविड-19 के मरीजों का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज किया जा रहा है और सरकार का दावा है कि इस इलाज से लोगों के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, केवल एलएनजेपी के लिए हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल के जो सीरियस मरीज हैं उनके ऊपर ये ट्रायल करके देखा जा सकता है। हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर 4 मरीजों पे ट्रायल करके एलएनजेपी के 4 मरीजों पे ट्रायल करके देखा। उसके अभी तक के नतीजे उत्साहवर्धक हैं, अच्छे हैं। ये थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी इलाज के संयोजक बताते हैं कि जिन 4 लोगों को ये थेरेपी दी गई उनमें से 2 लोग ठीक हैं और 2 में कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो सवाल ये है कि क्या है प्लाज्मा थेरेपी और कैसे इलाज किया जाता है। सुनिए मानसी दास से। प्लाज्मा थेरेपी से इलाज इस सिद्धांत पर आधारित है कि जो मरीज एक बार किसी संक्रमण से उबर जाते हैं उनके शरीर में उस संक्रमण को बेअसर करने वाले प्रतिरोधी एंटीबॉडीज विकसित हो जाते हैं। इन एंटीबॉडीज की मदद से कोविड-19 रोगी के रक्त में मौजूद वायरस को खत्म किया जा सकता है। दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी इलाज के संयोजक डॉक्टर सरीन बताते हैं कि अगर मरीज के फेफड़ों में संक्रमण है लेकिन उसके सभी दूसरे ऑर्गन ठीक ठाक काम कर रहे हैं तो उन्हें ये थेरेपी दी जा सकती है। इस थेरेपी के लिए जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक किसी मरीज के शरीर से एंटीबॉडीज उसके ठीक होने के 2 हफ्ते बाद ही लिए जा सकते हैं और उस रोगी का कोविड-19 का एक बार नहीं बल्कि 2 बार टेस्ट किया जाना चाहिए। मैक्स अस्पताल के ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संदीप के मुताबिक डोनर वही बन सकता है जिसको कोई दूसरी बीमारी ना हो, कोविड से ठीक हुए 2 हफ्ते गुजर चुके हों और किसी और तरह की दवाई का सेवन नहीं कर रहे हों। उनके रक्त की जांच की जाती है, हेपेटाइटिस बी, सी और HIV के लिए। फिर से कोरोना की जांच की जाती है। इन सब की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद डोनर की वेन्स चेक की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर डोनर की वेन्स बहुत पतली हो तो ये प्लाज्मा थेरेपी सफल नहीं हो सकती है। इस थेरेपी के लिए कोविड-19 के इलाज से ठीक हुए लोग ही इसमें डोनर बन सकते हैं। कोविड-19 संक्रमण से ठीक हो चुके व्यक्ति का एलिजा टेस्ट यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे टेस्ट किया जाता है, जिससे उनके शरीर में एंटीबॉडीज की मात्रा का पता लगाया जाता है। लेकिन ठीक हो चुके मरीज के शरीर से रक्त लेने से पहले राष्ट्रीय मानकों के तहत उसकी शुद्धता की भी जांच की जाती है। हालांकि डॉक्टर सरीन कहते हैं कि जो लोग इससे ठीक हुए हैं अगर वो अपना खून देंगे तभी इस थेरेपी पर बड़े स्तर पर आगे बढ़ा जा सकता है। वो स्पष्ट करते हैं कि अगर डोनर के खून में ठीक मात्रा में प्लाज्मा है तो एक व्यक्ति के प्लाज्मा से 2 लोगों का इलाज भी किया जा सकता है। वो कहते हैं कि ये थेरेपी महंगी भी नहीं है, ऐसे में इसका खर्चा भी कम ही आता है। कोविड-19 के मरीज का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से करने के लिए ICMR और ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया दोनों की मंजूरी लेनी होती है। केरल सरकार ने सबसे पहले इसकी मंजूरी मांगी थी। देश के अलग अलग राज्यों से 30 से अधिक अस्पतालों ने इसकी इजाजत मांगी है। हालांकि कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी कोई सटीक तरीका अब तक नहीं माना गया है। देश में केवल कुछ जगहों पर ही इसके इस्तेमाल की सशर्त इजाजत दी गई है, लेकिन वो भी करने में अब अड़चन का सामना करना पड़ रहा है। तो मानसी दास बता रही थीं कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है और ये कैसे काम करती है। हमारे बहुत सारे श्रोता हमसे इस कार्यक्रम में फेसबुक लाइव और यूट्यूब पर जुड़ चुके हैं और बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। गौतम दत्ता, कुबेर कश्यप और प्रवीण कुमार निराला ने हमसे बिहार की स्थिति के बारे में सवाल पूछा है और हम देख रहे हैं कि लगातार बिहार से जुड़े सवाल हमारे श्रोता बहुत पूछते हैं। तो बिहार की ताज़ा स्थिति ये है, जो भारत सरकार का आंकड़ा है उसके मुताबिक 176 यहाँ पर कोरोना के मरीज़ हैं, 46 ठीक हो चुके हैं और बिहार में अब तक 2 मौतें हो चुकी हैं। तो ये है बिहार का आंकड़ा। भारत में कोरोना वायरस को रिस्ट बैंड से ट्रैक करने की तैयारी चल रही है। हांगकांग और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में क्वारंटीन में रहने वाले लोगों को इससे ट्रैक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा चुका है। लेकिन भारत में क्या है तैयारी, सुनिए हमारी संवाददाता सरोज सिंह से। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार को 3 जगहों पर सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। संक्रमण को ठीक करने में लगे डॉक्टर और नर्स खुद संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। हॉटस्पॉट एरिया में रहने वाले लोग घरों और आइसोलेशन में रहने को राजी नहीं हैं और क्वारंटीन छोड़कर लोग भाग रहे हैं।
इन तीनों समस्याओं का तोड़ निकालने के लिए सरकार की एक कंपनी ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड खुद सामने आई है। इस कंपनी के मुताबिक अगर क्वारंटीन में रहने वाले लोगों को एक रिस्ट बैंड पहना दिया जाए जिससे उनके बॉडी टेम्परेचर को मापा जा सके तो बहुत हद तक इन तीनों समस्याओं से निपटा जा सकता है। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जॉर्ज कुरुविला का कहना है कि ये बैंड 2 तरीके से काम करेगा। एक तो लोगों के शरीर के तापमान की रीडिंग लेकर आपको बता देगा कि किस आदमी को बुखार है और किसको नहीं। दूसरा, इस बैंड में जियो फेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि ये पता लगाया जा सके कि किसी व्यक्ति को अगर क्वारंटीन में रहने को कहा गया है तो वो उसका उल्लंघन तो नहीं कर रहा। इसके लिए इस बैंड को मोबाइल GPS का सहारा लेना पड़ेगा। जॉर्ज कुरुविला के मुताबिक हॉटस्पॉट इलाकों में इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल हो सकेगा। ऐसे इलाकों में स्थानीय प्रशासन के सामने चुनौती होती है, घर घर जाकर सैंपल लें, टेस्ट करें और फिर घर के हर व्यक्ति को ट्रैक करें। इस बैंड को हम हॉटस्पॉट एरिया को सील करने के बाद सभी घरों के सदस्यों को पहना पाएंगे और इससे स्थानीय प्रशासन एक सर्वर पर देख पाएंगे कि किस घर के लोगों में कोरोना के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। उसे तुरंत ट्रैक कर आइसोलेट करने में मदद मिलेगी। जॉर्ज कुरुविला के मुताबिक इस तरह के रिस्ट बैंड बिल्कुल हाथ में पहनने वाली घड़ी की तरह ही दिखते हैं। इसको बनाने वाली 4-5 भारतीय कंपनियों से वो संपर्क में हैं। वो चाहते हैं कि इस बैंड का इस्तेमाल सबसे पहले अस्पतालों में नर्स और डॉक्टरों पर हफ्ता 10 दिन के लिए किया जाए। उससे पता चल जाएगा कि आखिर कितने कारगर हैं ये बैंड। यानी इस बैंड के लिए अभी लोगों को महीना भर और इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन जब देश में बिना लक्षण वाला कोरोना कहर बरपा रहा हो, ऐसे में केवल बुखार जांच कर कैसे पता लगा पाएंगे कि कोरोना संक्रमित कौन है और कौन नहीं। अगर कोई व्यक्ति अपना स्मार्टफोन कहीं छोड़कर क्वारंटीन तोड़कर भाग जाए तो भी क्या ये कारगर उपाय होगा? इस सवाल के जवाब में जॉर्ज कुरुविला कहते हैं, तकनीक की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन अगर हम इससे और ज्यादा डिटेल में जाते हैं तो हमें कई दूसरी समस्याएं आ सकती हैं, जैसे लोगों से कुछ और डेटा हमें लेना पड़ सकता है। हम इस पर फिलहाल स्टडी कर रहे हैं। इस बैंड से क्या निजता का उल्लंघन नहीं होगा? इस पर कंपनी का मानना है कि जब हम एक बार इस्तेमाल कर सैनिटाइज कर दूसरी बार इस्तेमाल करने की बात कह रहे हैं तो निजता के अधिकार का उल्लंघन और डेटा चोरी का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन साइबर कानून के जानकार पवन दुग्गल को इसमें आपत्ति है। उनके मुताबिक किसी भी व्यक्ति का हेल्थ डेटा उसकी निजी और संवेदनशील जानकारी मानी जाती है। आप उसकी इच्छा के बिना उसे कहीं स्टोर भी नहीं कर सकते और ना ही इस बारे में बिना कोई कानून लाए इसे अनिवार्य बना सकते हैं। उनके मुताबिक अगर कोई कंपनी ऐसा कर रही है तो उसे साफ तौर पर पहले ये स्पष्ट करना होगा कि डेटा कहां और कितनी अवधि के लिए स्टोर किया जाएगा, इसका इस्तेमाल कौन कौन कर सकता है और किस किस को उपलब्ध होगा। पवन दुग्गल की माने तो प्रयास के पीछे सोच अच्छी है, लेकिन इस पर संभल कर काम करने की जरूरत है। तो सरोज सिंह बता रही थी कि कोरोना वायरस को रिस्ट बैंड से ट्रैक करने की किस तरह से भारत में तैयारी चल रही है। कार्यक्रम में हम आपको आगे बताएंगे कि अगर बच्चे को BCG टीके लगे हैं तो क्या कोरोना नहीं होगा? आखिरकार सच्चाई क्या है? बहुत सारे श्रोता तमाम सवाल पूछ रहे हैं। शाहिद अंसारी पूछ रहे हैं कि यूपी का क्या हाल है, उत्तर प्रदेश के क्या हाल है। तो उत्तर प्रदेश में जहां तक आंकड़ों का हाल है, अब तक यहां पर 1604 कोरोना संक्रमित लोग हैं, जिसमें से कि 206 ठीक हो चुके हैं और यहां पर मृतकों की संख्या जो है वो 24 है। विपिन कुमार और अयान फैज झारखंड के बारे में जानना चाहते हैं। तो झारखंड पे अब तक 55 संक्रमित लोग हैं और 8 संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। यहाँ जो मृतक हैं उनका आंकड़ा 3 है और ये आंकड़े जो हम बता रहे हैं आपको, ये भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हिसाब से हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन की खोज में ब्रिटेन में 2 लोगों को संभावित टीका लगाया गया है। अब ये देखना है कि ये वैक्सीन किस तरह का असर दिखाती है। जैसा कि कल आपने कार्यक्रम में सुना था कि इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की एक टीम ने 3 महीने के भीतर बनाया है। पूरा ब्यौरा सुनिए नवीन नेगी से। ब्रिटेन में 2 लोगों को कोरोना वायरस का संभावित टीका लगाया गया है। यह पहला मौका है जब यूरोप में इंसानों पर किसी वैक्सीन का टेस्ट किया गया है। इस अध्ययन के लिए कम से कम 800 लोगों को चुना गया है। इन 800 लोगों में से आधे लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन दी जाएगी और आधे लोगों को एक कंट्रोल वैक्सीन जो मेनिंजाइटिस से तो बचाता है लेकिन कोरोना वायरस से नहीं। इन 800 लोगों में से किसी को यह पता नहीं है कि उन्हें कौन सी वैक्सीन दी जाएगी। इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक टीम ने 3 महीने के भीतर विकसित किया है।
जिन 2 लोगों को यह टीका लगाया गया है उनके साथ बीबीसी ने बात की। पेशे से वैज्ञानिक एलिसा ग्रेनाटी ने बताया कि वह विज्ञान में अपना योगदान देकर बेहद खुश हैं। Well, I'm a scientist, so of course I want to try and support science. मैं खुद एक वैज्ञानिक हूँ, तो मैं विज्ञान में अपना सहयोग देना चाहती हूँ। चाहे जिस भी तरह से हो, मैं सहयोग करूँगी। मैं वायरस की पढ़ाई तो नहीं करती, इसलिए आजकल खाली महसूस कर रही थी। मुझे लगा कि सहयोग करने का यह सबसे आसान तरीका है। I felt like this is a very easy way for me to support the cause. ये थे एलिसा ग्रेनाटी के शब्द। इसी तरह एक और शख्स जिन पर इस टीके का परीक्षण किया गया है, उनका नाम एडवर्ड ओ नील है। उन्होंने कहा कि इस महामारी से लड़ने का यह सबसे बेहतर तरीका है। मुझे लगता है कि इस बीमारी से लड़ने का यह सबसे सही तरीका है। इसके जरिए हम शायद इस बीमारी से बहुत जल्दी उबर जाएंगे। मेरी पत्नी इस बारे में जानती है। मेरे बेटे को लगा कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ और मुझे लगा कि आज मैं कुछ अलग करने जा रहा हूँ। ये थे एडवर्ड ओ नील के शब्द। जेनर इंस्टीट्यूट में वैक्सीनोलॉजी की प्रोफेसर सारा गिलबर्ट इस प्री क्लिनिकल रिसर्च का नेतृत्व कर रही हैं। उनका कहना है कि आम लोगों पर इस वैक्सीन के इस्तेमाल में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। निजी तौर पर मुझे लगता है कि ये वैक्सीन काम करेगी। अभी हम देख रहे हैं कि ये कितनी असरदार है, लेकिन जब तक हम ये साबित नहीं करते कि यह कारगर है और लोगों को संक्रमित होने से बचा सकती है, तब तक इसे आम लोगों पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इससे पहले गिलबर्ट ने कहा था कि वो 80% श्योर हैं कि यह वैक्सीन काम करेगी, लेकिन अब वो इसे लेकर कोई आंकड़े नहीं देना चाहती हैं। फिलहाल उनका सिर्फ इतना ही कहना है कि वो इसे लेकर बहुत आशान्वित हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो एक वैक्सीन बनाई है उसका परीक्षण किया गया है। लेकिन इस बीच एक खबर और है कि कोरोना वायरस के संक्रमण में एक प्रभावी एंटीवायरल ड्रग के फेल होने की खबर है। ये पहले रैंडम क्लिनिकल ट्रायल में फेल हो गई थी और इसे लेकर दुनिया भर में उम्मीद थी कि इस एंटीवायरल ड्रग का नाम जो है वो रेमडेसिविर है। चीनी ट्रायल में ये ड्रग नाकाम रही और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दस्तावेजों में इसकी जानकारी मिली है। इस ड्रग को लेकर काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन इस ड्रग से मरीज में कोई सुधार देखने को नहीं मिला। हमारे तमाम श्रोता जो लगातार पूरे भारत के अलग अलग आंकड़े जानना चाहते हैं, इसमें गंगा सिंह रावत हैं उत्तराखंड से। इन्होंने हमसे पूछा है कि वहाँ का हाल क्या है। तो 47 वहाँ के कोरोना संक्रमित मरीज़ हैं, 24 लोग ठीक हो चुके हैं। यहाँ पर मृतक कोई भी नहीं है। और गंगा सिंह रावत के अलावा मुकुंद चंदेल ने भी हमसे ये जानकारी चाहिए थी। केदार शर्मा है, केदार शर्मा राजस्थान से हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति है। तो राजस्थान में आंकड़ों के मुताबिक 1964 संक्रमित मरीज़ हैं, जिनमें से 230 ठीक हो चुके हैं। यहाँ जो मृतक हैं उनका आंकड़ा 27 है। तो और बहुत सारे श्रोता हमसे तमाम तरह के सवाल भी पूछ रहे हैं जिनको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है। जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा आपका प्रसारण पसंद आ रहा है। इसके अलावा और भी तेलंगाना की खबरें हैं, लॉकडाउन कब बढ़ेगा, इस तरह के भी तमाम सवाल पूछ रहे हैं। कार्यक्रम में अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि किस तरह से पूरी दुनिया की तुलना में भारत में कोरोना से मरने वालों की तादाद इसलिए कम है क्योंकि यहाँ के लोगों को बचपन में BCG के टीके लगते हैं और जिन लोगों को BCG वैक्सीन लगे हैं उन पर कोरोना का असर नहीं होता। लेकिन क्या ये बात सच है कि जिन देशों में BCG वैक्सीन लगते हैं वहाँ कोरोना वायरस से कम मौतें हो रही हैं? इस बात में कितनी सच्चाई है, सुनिए श्रुति मेनन से। भारत भी एक ऐसा देश है जहां बच्चों को कई सारे वैक्सीन यूनिवर्सल पॉलिसी के रूप में लगाए जाते हैं और इन टीकों में BCG वैक्सीन भी शामिल है। अब क्या BCG वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने की ताकत देता है और उनकी इम्यूनिटी बढ़ाता है? अमेरिका के साइंटिस्ट ने BCG वैक्सीन को कोरोना वायरस से कम मामले देखने वाले देशों से जोड़ा है, मगर ये एक अनपब्लिश्ड स्टडी है। BCG का मतलब है बैसिलस क्लेमेंटी ग्योरेन, जो इंसानी शरीर को ट्यूबरक्यूलोसिस या TB से बचाता है। साइंटिस्ट्स का कहना है कि इटली, नेदरलैंड और अमेरिका जैसे देश जहां BCG वैक्सीनेशन को लेकर कोई यूनिवर्सल पॉलिसी नहीं है, वो उन देशों की तुलना में कोरोना वायरस की ज्यादा मार झेल रहा है जहां कई साल से BCG वैक्सीन लगाने की पॉलिसी है।
लेकिन क्योंकि अब तक इस संबंध में इसके कोई पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं, भारत के शीर्ष मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने कोरोना वायरस पर बीसीजी वैक्सीन के असर को स्टडी करना शुरू किया है। लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि अभी इस बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नतीजे सामने नहीं आए हैं। WHO ने यह भी बताया है कि कोविड-19 के इलाज की खोज की दिशा में बीसीजी के टीके को लेकर 2 क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं और जब ये पूरे हो जाएंगे तो विश्व स्वास्थ्य संगठन इसके निष्कर्ष की जांच करेगा। गूगल ने भी बताया है कि मेडिकल साक्ष्यों की गैर मौजूदगी के बावजूद उसके सर्च इंजन पर बीसीजी के बारे में जानकारी खोजने वालों की संख्या दुनिया भर में अचानक बढ़ गई है। WHO की चिंता ये भी है कि जिस तरह से बीसीजी के टीके की मांग बढ़ रही है, उससे जरूरतमंद बच्चों के तपेदिक से बचाव में समस्या आ सकती है। जापान ने भी ऐसी ही चिंता जाहिर की है। जापान बीसीजी के टीके का बड़ा सप्लायर है और उसने कहा है कि इसकी मांग अचानक बढ़ गई है। इसीलिए जब तक वैज्ञानिक इसके बारे में किसी नतीजे तक नहीं पहुंचते, आप भी किसी भी अफवाह या कयास पर यकीन ना करें। कोरोना वायरस से लड़ने का सबसे असरदार तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग, इसलिए आप सभी उसका पालन कीजिए, अफवाहों से दूर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। तो बीसीजी का टीका कितना प्रभावी है, ये आपने सुना। भारत के कई डॉक्टर मार्च के महीने में इम्तिहान देने के लिए ब्रिटेन गए थे। अब लॉकडाउन की वजह से वो वहाँ फंस चुके हैं और अब देश वापस आना चाहते हैं। इन डॉक्टरों का कहना है कि भारत आकर वो कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में दूसरे डॉक्टरों का साथ देना चाहते हैं। अब उनकी मदद के लिए भारतीय मूल के डॉक्टरों का एक संघ सामने आया है। सुनिए बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद की ये विशेष रिपोर्ट। ये है डॉक्टर अनीशा अमीन। मुझे बस काम करना है, अभी मुझे मेरे देश वालों लोगों को बचाना है और कुछ नहीं। कोलकाता की ये डॉक्टर इंग्लैंड एक प्रसिद्ध मेडिकल परीक्षा लैब 2 देने गई थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण वहीं फंसी हैं। भारत में डॉक्टरों पर भले ही हमले हो रहे हों, लेकिन ब्रिटेन में फंसे हुए युवा भारतीय डॉक्टर अपने देश की सेवा के लिए बेचैन हैं, जैसा कि हमें डॉक्टर अविनाश भट्टाचार्य जी ने बताया। अभी मुझे एक्चुअली पता है कि कितनी जरूरत, कितनी इम्पोर्टेंस, कितनी अहमियत हमारी है। अगर मैं इंडिया में अभी इसी वक्त होता तो मुझे पता है कि मैं कितने सारे लोगों का हेल्प कर सकता था, कितने लोगों का हेल्प कर पाता था। फंसे हुए भारतीय डॉक्टरों की संख्या 100 से 200 तक बताई जाती है। बैपियो के अध्यक्ष रमेश मेहता कहते हैं, जो भी डॉक्टर स्टैंडर्ड हो गए हैं, इन हर डॉक्टर की अलग अलग तरीके की तकलीफ होती है। कुछ लोगों के पास फाइनेंस नहीं है, कुछ लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है। सोशल मीडिया पर सबसे पहले भारतीय मूल की एक महिला डॉक्टर ने इनकी मदद के लिए अपील की। राका मैत्रा बताती हैं, हमें जैसे भी मालूम पड़ा कि कुछ लोग हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं जो स्ट्रैंडेड हैं, तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करा और उनमें से हमने देखा कि इनको जो सबसे ज्यादा परेशानी थी वो अकोमोडेशन की थी, फाइनेंस की थी, फूड की थी। भारतीय मूल के इन डॉक्टरों की मदद से कई भारतीय डॉक्टरों के लिए रहने और खाने का मैनचेस्टर की एक यूनिवर्सिटी में इंतजाम हो गया है, जैसा कि हमें प्रियदर्शनी भट्टाचार्य ने बताया। जिस दिन लॉकडाउन हुआ उस दिन फ्रैंटिकली बाकी देशों से बहुत से लोग वहाँ से जा रहे थे, तो मेरे को बहुत डर भी लगता था कि वहाँ पे क्या करूँ क्या नहीं करूँ। आपका अकोमोडेशन कैसा आपको लग रहा है वहाँ पर? फिलहाल तो अकोमोडेशन बहुत अच्छा है। एक जन के लिए हम लोगों को एक सेपरेट रूम दिया गया है। उन्हें अफसोस है कि ब्रिटेन में वो कानूनी तौर पर काम नहीं कर सकते और अपने देश में जहां इनकी ज़रूरत है वो उस समय तक लौट नहीं सकते जब तक कि अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स बहाल ना हो जाए। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली। आपके लगातार सवालों का सिलसिला जारी है और पवन कुमार जानना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की क्या स्थिति है। तो यहाँ 427 लोग कोरोना संक्रमित हैं, 92 लोग ठीक हो चुके हैं और यहाँ जो मृतकों का आंकड़ा है वो 5 है। मोहम्मद नाजिर खान पूछ रहे हैं कि क्या कोरोना संदिग्ध
रमज़ान का उपवास कर सकते हैं। तो जानकारों का कहना है कि किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए शरीर को अधिक ताकत चाहिए और लंबे वक्त तक खाना नहीं खाने और पानी न पीने से मानव शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी कि ताकत कम हो जाती है और इस दौरान जो शरीर में जो हार्मोन रिलीज होते हैं इससे प्रतिरोधक शक्ति को हानि पहुंचती है। इसलिए उनकी सलाह यह है कि इस बात का ध्यान रखें कि पूरे दिन के लिए ज़रूरी मात्रा में जो कैलोरीज हैं वो शरीर को ज़रूरी रूप से मिलती रहें और जो लोग स्वस्थ हैं वो सभी बातों का ध्यान रखते हुए रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन जो बीमार हैं या जिन्हें सेहत संबंधी दूसरी समस्याएं हैं उन्हें रोज़ा रखने से परहेज़ करना चाहिए। एमाज आलम ये सवाल पूछ रहे हैं और इस तरह के सवाल कई हमारे श्रोता पूछ रहे हैं कि क्या 3 मई के बाद ट्रेन चलेंगी या नहीं, यानी कि सवाल आपका ये है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन खुलेगा या नहीं। तो आपको बता दें कि आज शाम को स्वास्थ्य मंत्रालय की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कि ये सवाल उठाया गया था।